हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज कल तक जो है मैंने वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था और अभी तक कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो मैं तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कशन से पहले कि आप चले जाइए हमारे चैनल पे जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके हमारा मेंबर ज्वाइन कर लें ताकि आप हमारा मेंबर्स बन जाए, फैमिली मेंबर हमारे चैनल्स का, और आपको सारा वीडियो ईजी वे में अवेलेबल हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 16 नंबर, वो क्या है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा के बारे में अगर हम बात करने से पहले थोड़ी सी हम फोकस करेंगे पावर के ऊपर, यानी कि पावर यानी कि शक्ति के ऊपर। तो शक्ति बराबर लिखते हैं बच्चों कार्य बटा समय, यानी कि टाइम। कार्य बटा क्या लिखते हैं, कार्य बटा समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पर कार्य क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, और बटा में क्या है समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से आ जाता है बच्चों जूल पर सेकंड, और पता है इसी जूल पर सेकंड को कहा जाता है वाट, इसी जूल पर सेकंड को कहा जाता है वाट। दूसरी चीज़ कि शक्ति की जो अलग और भी अलग अलग बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट हैं, उसी में से एक है किलोवाट। और पता है कि एक किलोवाट शॉर्ट में हम लिखते हैं KW। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में बच्चों 10 के पावर 3 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने होते हैं, तो 10 के पावर 3 वाट होते हैं। इसकी एक और ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन यूज होने वाला जो एक यूनिट है, यानी कि मात्रक है, वो है बच्चों मेगावाट। तो अगर हम बात करें मेगावाट के बारे में, तो 1 मेगावाट में जो है बच्चों वो 10 के पावर 6 वाट होता है, यानी कि 10⁻6 वाट। तो ये होगी यूनिट की, किसकी, तो शक्ति की। शक्ति की क्या यूनिट होती है, वाट होती है। वाट किसको कहते हैं, तो जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 10 के पावर 3 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 10 के पावर 6 वाट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किलोवाट घंटा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो बच्चों अगर किलोवाट घंटा की बात करें, यहाँ पर किलोवाट घंटा की बात करें, अगर हम पावर बराबर, अभी हम लिख रहे थे कि पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर क्या लिख रहे थे, तो कार्य बटा समय। अगर हम इस पावर का यूनिट क्या अभी हम बताएं, 3 यूनिट बताएं, कौन कौन सा आता है, 1 वाट बताएं, 1 किलोवाट बताएं और 1 मेगावाट। तो अगर हम पावर के मात्रक अगर हम यहाँ पर किलोवाट लिख दें, यानी कि KW बराबर, ऊपर में वर्क को वर्क ही छोड़ देंगे, अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड न लिख के घंटा लिख दे, यानी कि आवर लिख दें, तो यहाँ से हमें वर्क बराबर क्या मिलेगा, तो वर्क बराबर मिलेगा बच्चों किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, अरे भैया यही किलोवाट आवर की तो बात हो रही है, यही तो किलोवाट घंटा की बात हो रही है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, यानी कि यानी कि अच्छा, इसमें अब एक और दिक्कत है। एक और दिक्कत क्या है कि मैंने तो यहाँ से निकाल दिया, एक कार्य का मात्रक आ गया कि कार्य की इकाई है। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए में है शक्ति, ऑप्शन बी में है ऊर्जा, ऑप्शन सी में है आवेग, ऑप्शन डी में है बल। तो अब तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, तो अब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, जी हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रा क्या होता है, समान होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, समान होता है। तो कहीं न कहीं ये जो किलोवाट आवर्स है वो किसकी इकाई हो जाएगी, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस की, कि 17 नंबर क्वेश्चंस में क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोणीय वेग को हम तो दर्शाते हैं ओमेगा से। कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं किस चीज़ से, तो ओमेगा से। और ओमेगा लिखते हैं कैसे, तो ओमेगा को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और ओमेगा बराबर लिखते हैं बच्चों, ओमेगा बराबर हम लिखते हैं थीटा अपॉन टाइम। जहाँ पर थीटा क्या है, तो इस थीटा को कहा जाता है कोणीय विस्थापन, इस थीटा को कहा जाता है कोणीय विस्थापन, और टी को कहा जाता है समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या लिखते हैं, कोणीय विस्थापन बटा समय।
अब यहाँ से देखें कि ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा का हमें क्या चाहिए, बीमा चाहिए। अब थीटा जो है, थीटा का मात्रक तो होता है, क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कोणीय विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और ये भी पता होगा आपको कि 300, इसको अभी थोड़ा हटाते हैं विस्थापन कोणीय वेग को यहाँ पर से, कि 360 डिग्री, आपको अभी पता होना चाहिए कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई RAD। RAD का मतलब 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री में अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो 360 बराबर 2 पाई रेडियन। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, अरे भैया 360 में कितना हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, तो एक में कितना होगा, 2 पाई बटा 360 कितना होगा, तो हो जाएगा कि 2 पाई बटा 360। तो इसलिए 180 में क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे 180 से, कहानी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये तो खैर एक किसकी बात हो गई, तो ये बात हुई कोणीय विस्थापन की। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग बराबर क्या लिखते हैं, तो कोणीय वेग बराबर लिखते हैं बच्चों कोणीय विस्थापन बटा समय। थीटा जहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन, और टी क्या है, समय है, ठीक है, टी क्या है, समय है। तो अब यहाँ से थीटा जो है कोणीय विस्थापन का मात्रक होता नहीं है, कोणीय विस्थापन का बीमा नहीं होता है, तो ऊपर में सिर्फ हम एक लिख दिए, बीमा है नहीं, बटा टी क्या है, समय है, और समय का बीमा क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, जब ये टी ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। अरे भैया टी के पावर सिर्फ -1 होता है, तो इसमें एम आया, नहीं आया, तो एम को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एल भी नहीं आया तो एल को भी 0 कर देंगे, और टी क्या है, -1। तो यहाँ से बन गया m0 L0 टी के पावर -1। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे m0 L0 टी के पावर -1। तो इसमें अब देखिए ऑप्शन मैच कीजिए, चेक कीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है ML T इनवर्स, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में है ML3 T इनवर्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में है m0 L0 T इनवर्स, हाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। चलिए, तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक बैठे क्यों हो, बैठे मत रहो। अगर आपको बात समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमें लगता है कि सबको, आप में से सबको पता होगा, इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो वो दूरी की मात्रक है। अरे भाई तारों की दूरी पृथ्वी से मापने के लिए किसकी, प्रकाश वर्ष की यूज करते हैं, तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक। इसमें है समय, द्रव्यमान, ऊर्जा। हाँ, हमें समय और द्रव्यमान से एक बात याद आया कि समय क्या है, मूल भौतिक राशि, द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि। तो एक चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में हटा लीजिए या फिर अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए कि जितनी भी मूल भौतिक राशियां हैं, जितनी भी मूल भौतिक राशियां, वो सभी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि हैं। और अगर इसमें आगे अगर क्वेश्चंस में आ गया अदिश सदिश के ऊपर क्वेश्चंस, तो हम अदिश और सदिश राशि को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन जी, कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का बीमा है। यानी कि आप जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक पढ़े होंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट लिखते हैं कैपिटल जी से। तो इसी कैपिटल जी की बीमा यहाँ पर पूछ रही है कि इस कैपिटल जी की बीमा क्या होगी। तो इस कैपिटल जी की बीमा, तो चलिए आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले, है ना। चलिए इसकी पहले थिकनेस को थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, है ना। ये देखिए बच्चों, अगर गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या लिखते हैं। तो पहले इसको, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, पहले उसको समझते हैं। होता है क्या बच्चों कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की बीच की दूरी क्या है, r है, और पहले ऑब्जेक्ट का अगर द्रव्यमान m1 है, दूसरे का क्या है, m2 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण
बल, उस बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। और उसकी फॉर्मूला लिखते हैं Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ पर G जो है वो क्या है? तो G को गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक भी कहते हैं। m1 m2 क्या है? तो पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या है? दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और r स्क्वायर, तो r क्या है? तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी। और ये बीच की दूरी हमेशा दोनों वस्तु के केंद्र से होनी चाहिए, बात हमेशा ध्यान रखें कि दोनों वस्तु के केंद्र से होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ से क्या पूछ रहा है कि इस G की बीमा क्या होगी? तो जब G की बीमा हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ से G बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि G बराबर F R स्क्वायर बटा M1 M2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते, कोई रोक थोड़ी कहने रहा है। तो यहाँ से देखिए कि G बराबर हमें क्या मिल जाएगी इसकी बीमा अगर लिखना चाहें तो F है, F यानी कि फोर्स है, यानी कि बल है। और बल की बीमा क्या होती है? तो बल की बीमा होती है M L T के पावर -2, तो इसलिए हम T को नीचे में लिख देंगे, तो सिर्फ T को हम स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर में R स्क्वायर है, तो R क्या है? दूरी, और दूरी की बीमा क्या होती है? L होती है, तो ऊपर में L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लीजिए L स्क्वायर लिख दिए, बटा नीचे में क्या है? M1 M2, M1 और M2, तो M है क्या? द्रव्यमान है, M1 भी द्रव्यमान, M2 भी द्रव्यमान, तो M1 के लिए भी M1 के लिए भी क्या लिखेंगे? M लिखेंगे, और M2 के लिए भी M लिखेंगे। अब यहाँ से देखें कि एक M से एक M मर गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया? तो यहाँ से बच गया M के पावर ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा -1, L स्क्वायर, और L स्क्वायर गुने L क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा LQ। और ये T के पावर जो 2 है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा T के पावर -2। तो ये किसकी बीमा आ गई? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, यानी कि गुरुत्वीय नियतांक का। कितना आया? M इनवर्स LQ T2 इनवर्स। अब इस ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा है M इनवर्स LQ T2 इनवर्स। देखिए कहाँ है ऑप्शन, देखिए M इनवर्स है तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। M इनवर्स इसमें भी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। M इनवर्स यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, इसमें है, इसमें भी M इनवर्स नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अरे भैया ऐसे कैसे हो रहा है? कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। ऐसे कैसे हो सकता है जब कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा? तो आप एक काम कीजिए, आप इसको याद कर लीजिए कि इसकी बीमा क्या होती है? तो होती है M के पावर -1, L के पावर Q, T के पावर -2। कहीं ना कहीं इसमें कोई मिसप्रिंट हुई होगी। आइए एक बार इसको तो सही से चेक कर लेते हैं। तो क्या है ऑप्शन? L के पावर -Q किया हुआ है, L के पावर Q भी नहीं, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इसके ऑप्शन में गलत है। तो इसका जो मात्रक होगा वो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इसका बीमा जो है वो हमेशा रहे कि G की जो बीमा होती है वो क्या होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का बीमा क्या होता है? तो वो होता है M के पावर -1, L के पावर 3 और T के पावर -2। इसको आप हमेशा क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र की बीमा कौन है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? देखिए हम क्या करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की आपको मात्रक या बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उस भौतिक राशि की क्या करें? तो फॉर्मूला को लिखें। उससे आपको उसकी मात्रक और मात्रक या बीमा निकालने में क्या हो जाएगी? आपको आसानी होगी। क्या होगी? आपको आसानी होगी। तो विद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं E से, विद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं E से, बड़ा वाला E, ये लीजिए, इसी को हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, E से हम दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो E बराबर लिखते हैं F/Q, जहाँ पर F क्या है? तो F जो है वो विद्युत वाहक बल या विद्युत बल है, और Q क्या है? तो आवेश है। तो अगर हम विद्युत बल को, आप जानते हैं कि विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत बल का फॉर्मूला होता है बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे में क्या है? Q है। तो यहाँ से Q से Q क्या हो गया? मर गया।
क्यू से क्यू क्या हो गया, मर गया। तो बच क्या गया ऊपर में, के क्यूबन बटा आर स्क्वायर। ई बराबर क्या बच गया, तो के क्यूबन बटा आर स्क्वायर, है ना। अब जो है यही क्या बन गया। अच्छा, और क्या एक के है क्या, तो के जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है नियत, और इस के का वैल्यू होता है, इस के का वैल्यू होता है बच्चों, इस के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। खैर इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, इसकी विशेष जानकारी जब हम विद्युत वाहक बल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसके बारे में और भी जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम कहते क्या है, इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे बच्चों। हाँ, तो क्या मैंने बताया कि विद्युत बल यानी कि विद्युत क्षेत्र यानी कि ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है बच्चों कि ई बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि क्या, तो बल बटा आवेश। यहाँ पर बल जो है, बल की बीमा क्या होती है, तो बल की जो बीमा होती है बच्चों वो होती है, बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा होती है ml t के पावर -2। क्या होती है, तो वो होती है ml t के पावर ml t के पावर -2 बटा Q है। Q क्या है, आवेश है। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि आवेश बटा समय बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो अगर हम यहाँ से Q बराबर लिखें यानी कि आवेश बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, I गुने T लिखेंगे। तो क्या हम इस Q के जगह हम यहाँ पर I गुने T लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब इसकी यूनिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर में लिख दिए ml t के पावर -2 और नीचे में क्या लिख देंगे, तो I के जगह क्या लिख देंगे, एम्पियर लिख देंगे, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है और बीमा भी क्या होता है, एम्पियर होता है। और गुने T है तो T के लिए मात्रक क्या के बीमा क्या लिखेंगे, T लिख देंगे, कैपिटल T। तो अब एक कैपिटल T जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर में T का पावर कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा T का पावर। एक जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो एक के ऊपर में पावर लग जाएगा -1। तो यहाँ से फाइनल जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा ml T के पावर -3 और A के पावर -1। अब इसमें खोजिए कि क्या यहाँ पर मिल रहा है, किसकी, तो विद्युत क्षेत्र का। m के पावर 1 l के पावर 2 है नहीं, m के पावर 1 l के पावर 2 ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिए m के पावर 1 l के पावर 1 t के पावर -3 a के पावर -1। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा हम इसको व्हाइट बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत परेशानी आती है डिस्कशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या है। गुप्त ऊष्मा, जी हाँ, अरे भैया गुप्त ऊष्मा नहीं समझे, अरे जब आप बर्फ़ देखते हैं, बर्फ़ को हवा में रखो पिघलने लगता है, बर्फ़ को हवा में रखो पिघलने लगता है, क्यों, वही गुप्त ऊष्मा के कारण, उसी गुप्त ऊष्मा के कारण। खैर गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की बीमा के बारे में बात करते हैं कि जब आपको हम हीट पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पर गुप्त ऊष्मा के बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटेंट हीट। और पता है उसी गुप्त ऊष्मा के कारण जो है बर्फ़ पानी में बनता है, पानी में बदलता है, उसी गुप्त ऊष्मा के कारण पानी जो है वो वाष्प में बदलती है, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा के बारे में आपको पता है कि Q = ml, तो L जो है वो इसी को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। खैर उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिर्फ गुप्त ऊष्मा की बीमा की, क्योंकि ये सारा लेक्चर यानी कि अभी जो वीडियो जो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मात्रक और बीमा के ऊपर बन रहा है कि किस तरह से किसी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा को हम निकाल सकते हैं। यार मात्रक और बीमा रटना, क्योंकि इतनी सारी भौतिक राशि आप कितनी मात्रक और बीमा रटोगे, तो इसलिए आप मात्रक और बीमा तो कभी रटो नहीं, सिर्फ भौतिक राशि की फॉर्मूला याद रखो और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके मात्रक और बीमा निकालना सीखो कि इसका बेसिक तरीका क्या है। तो आइए, तो बच्चों हम लिखते हैं कि ऊष्मा यानी कि Q, ऊष्मा को लिखते हैं Q से, यानी कि हीट बराबर
Q बराबर लिखते हैं एम एल, जहाँ पर एम क्या है तो द्रव्यमान है और एल क्या है तो गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ से अगर हम एल बराबर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा Q बटा एम, जहाँ पर Q क्या है तो ऊष्मा है, ऊष्मा हीट है, और एम क्या है तो द्रव्यमान है, और एल क्या है गुप्त ऊष्मा। अब हमसे क्या पूछ रहा है तो एल की बीमा पूछ रही, यानी कि गुप्त ऊष्मा की बीमा पूछ रही। तो अरे भैया हीट क्या है, हीट का बीमा क्या होता है तो जो ऊर्जा का होता है, जो कार्य का होता है, वही बीमा किसकी होती है, हीट की होती है। तो कार्य की बीमा क्या होती है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है। तो अरे भैया कार्य बराबर क्या लिखते हैं, बल गुने विस्थापन। तो बल की बीमा क्या होती है तो एम एल T2 इनवर्स, और उसके साथ में क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो हो जाएगा कार्य का बीमा हो जाएगा कि एम, यहाँ से कार्य का बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा एम, एक किसकी बीमा हम लिख दिए, ऊपर में लिखे ऊर्जा की यानी कि कार्य की यानी कि ऊष्मा की, और नीचे में किसकी लिखे तो द्रव्यमान की। अब यहाँ से एम से एम मर गया तो नीचे में बच क्या गया तो एल के पावर 2 और टी के पावर -2। इसमें एम तो कहीं आया नहीं, तो जब एम नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एम के पावर 0, एल के पावर 2 और टी के पावर -2। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कहाँ कहाँ क्या क्या है। एम के पावर 0, एल के पावर 2, टी के पावर -2, यही तो एक ऑप्शन जो है जो कि एम के पावर 0 है, तो इसकी सब में एम के पावर 1 है। तो यानी कि ऑप्शन जो ए जो है वो क्या होगा, सही होगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा की बीमा का वाला जो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों की निम्नलिखित में से विद्युत घनत्व की बीमा कौन है। विद्युत घनत्व क्या होता है तो विद्युत घनत्व होता है बच्चों कि अगर किसी चालक के क्षेत्रफल से कितनी करंट प्रवाह हो रही है। अगर कोई चालक है, अगर कोई ये चालक है तो इस चालक के क्षेत्रफल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देते हैं बच्चों विद्युत घनत्व। और विद्युत घनत्व को हम दर्शाते हैं जे से। अभी ध्यान रखिए कि हम इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम मात्रक और बीमा की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मात्रक और बीमा की क्या कि कैसे हम किसी भी भौतिक राशि की मात्रक और बीमा निकालते हैं। तो विद्युत घनत्व का फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि विद्युत घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों विद्युत धारा यानी कि आई अपॉन विद्युत धारा यानी कि आई अपॉन एरिया यानी कि विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर यानी कि ए, और नीचे में क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, यहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ए और एल के पावर -2, यही किसके बीमा हो जाएगी तो विद्युत घनत्व की। इसमें एम नहीं आया, टी नहीं आया, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम के पावर 0, एल के पावर -2, टी के पावर 0 और ए। अब इसको यही हो जाएगा किसका, विद्युत घनत्व की बीमा। अब इसमें चेक कीजिए कि कहाँ पर आपको ए और एल के पावर -2 मिल रहा है, ए एल के पावर -2 मिल रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में एम के पावर 0, एल के पावर -2 और टी के पावर 0, ए के पावर -1। ए तो हो नहीं सकता है ना, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में क्या है एम के पावर 0, एल के पावर 0, ए भी नहीं हो सकता। एम के पावर 2 में से एम के पावर 1, अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होता है, इसका भी ऑप्शन गलत। एल के पावर 0, एल के पावर -2 और ए के पावर 1, इसका ऑप्शन एक भी नहीं मैच करा। बच्चों कहीं ना कहीं इसमें ए के पावर जो -1 है कहीं ना कहीं मिस्टेक से हो सकता है कि हो गया, क्योंकि एल के पावर -2 तो मैच कर रहा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन ए जो है वो होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए था, अगर इस पर -1 नहीं होता तो होना चाहिए था,
ठीक है। तो इस अगर इसके ऊपर -1 नहीं होता तो ये होना चाहिए था, लेकिन -1 लगा है इसलिए नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत घनत्व का बीमा क्या होता है, तो वो होता है m के पावर 0, l के पावर -2, t के पावर 0 और a के पावर 1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर, शायद एक क्वेश्चन जो है वो गति का है। क्वेश्चन जो है बच्चों वो गति का है। खैर कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आ गई है तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु बिना दिशा परिवर्तन किए गति करता है तो दूरी व विस्थापन समान होता है। जी हाँ, समान होता है, क्योंकि अरे भैया अगर मान लो कि आपको यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, तो मान लिए कि एक जाने का एक रास्ता एक ए हो गया, दूसरा रास्ता ए हो गया, तीसरा है, तो आप किसी भी पाथ से जाओ, हमें पाथ से मतलब नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी कि दूरी होती है। तो अगर सिर्फ पाथ एक ही हो, अगर आप दाएं बाएं कहीं मुड़ नहीं रहे हो, यानी कि आपकी दिशा चेंज नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो जाएगा, समान होगा। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वस्तु बिना दिशा परिवर्तन किए गति करता है तो दूरी व विस्थापन क्या होता है, समान होता है। तो यानी कि ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी है कि दूरी अशून्य जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। जी हाँ, वृत्ताकार गति, जैसे मान लिए वृत्ताकार गति में क्या होता है कि आप एक बिंदु से घूमना शुरू किए पार्क में और घूमते घूमते फिर वहीं पहुंच गए, तो जहां से चलना शुरू किए थे फिर वहीं पहुंच गए, तो ऐसा तो नहीं कि आप रास्ता नहीं तय किए हैं, दूरी है क्या, तो जितनी रास्ता आप चले वही कहलाता है दूरी। तो आखिर जब वृत्ताकार गति किया आपने तो उसमें तो आपने दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, तो 2πr, लेकिन जहाँ से चलना आरंभ किए थे फिर वहीं चले आए। और विस्थापन क्या होता है, तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस वजह से अंतिम दूरी और आरंभिक दूरी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, शून्य हो गई। तो इसलिए विस्थापन क्या हो गया, शून्य, लेकिन दूरी क्या हो गया, अशून्य। दूरी क्या हुआ, अशून्य। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं क्या, कि दूरी अशून्य जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। ऑप्शन सी है कि दूरी शून्य जबकि विस्थापन अशून्य हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दूरी शून्य हो और विस्थापन क्या हो, अशून्य हो। क्यों? क्योंकि दूरी शून्य का मतलब वो वस्तु चल ही नहीं रहा, और जब तक कोई वस्तु गति नहीं करेगी तब तक वो दूरी ही नहीं तय करेगी। तो यानी कि वो वस्तु क्या है, चल ही नहीं रहा, दूरी शून्य है। तो जब दूरी शून्य है यानी कि वस्तु चल नहीं रहती, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी जो ऑप्शन सी है वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी है कि दूरी एक अदिश राशि है और जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। जी हाँ, ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करता है, दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जबकि विस्थापन जो है वो परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर करता है, और इसलिए विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी गति का क्वेश्चन है। कैसे? तो वो देखिए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े, यहाँ से ऊपर की तरफ आपने कोई एक वस्तु को फेंका, तो वो जैसे धीरे धीरे इस तरह से ऊपर जाती है फिर वो नीचे आ जाती है। तो जब ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ त्वरण लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अब इस गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे की तरफ लग रहा होता है, गुरुत्वीय त्वरण का कहाँ है, दिशा नीचे की तरफ, और वेग कहाँ, वेग यानी कि यू, आरंभिक वेग जिसकी दिशा ऊपर की तरफ, यानी अच्छा जी हाँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेग और त्वरण क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, असमानांतर है। असमानांतर, वेग की दिशा ऊपर की तरफ और त्वरण की दिशा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर वेग जो है वो क्या हो जाता है, त्वरण का असमानांतर हो जाता है। अच्छा, और असमानांतर यहाँ पर देखिए u जो है वो धीरे, क्योंकि हमेशा त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, और ये वस्तु जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे इसका वेग जो है वो
कम होते जाता है, वेलोसिटी कम होते जाती है, और एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम, बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है वहीं से वस्तु अब जो है वो नीचे आना शुरू कर देगी, और जहाँ पर इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है वहाँ पर जी जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाता है और वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वो वस्तु जो है वो नीचे की तरफ गति करना शुरू करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया गया है कि यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने पर उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की वजह से उसका वेग जो है वो घटते जाता है, और वेग का सिर्फ और सिर्फ परिमाण घटता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब ये वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो वेग का सिर्फ परिमाण घट रहा है, लेकिन वेग की दिशा हमेशा ऊपर की ओर ही है, हर बिंदु पर ऊपर की ओर, और जी की दिशा हमेशा नीचे की तरफ, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के समानांतर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वेग की, पॉइंट बना के आप लिखिएगा, जी हाँ पॉइंट बना के आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जब वेग की सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो, आप लिखिए पॉइंट बना के कि जब वेग की सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील होती है तो त्वरण वेग का समानांतर या असमानांतर होता है। और यहाँ पर मैंने असमानांतर की तो बातें कर ली, समानांतर कब होगी, तो जब ये ऊपर से, तो जब ये नीचे से तो ऊपर चली गई और जब ये नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसका वेग अब कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, और साथ साथ त्वरण भी कहाँ लग रहा है, त्वरण भी कहाँ लग रहा है, तो त्वरण भी लग रहा है नीचे की तरफ ही लग रहा है जी। तो अब दोनों समान दिशा में, तो क्या हो जाएगा, समानांतर, दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अगर वेग की सिर्फ और सिर्फ परिमाण परिवर्तनशील हो तो त्वरण जो है वो वेग का क्या होता है, समानांतर या असमानांतर होता है। और ये तो बात समझ में आई ना कि अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशि में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसका एग्जाम्पल हो, इसका जो है आंसर हो जाएगा बच्चों कार्य, इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य जो है वो अदिश राशि है, भार, आवेग, त्वरण जो है वो क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसको कहते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? तो सदिश और अदिश। सदिश राशि क्या है बच्चों, कि वैसी राशि जिसके पास जो दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करती है वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश क्या है कि अदिश जो दिशा के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ परिमाण के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाती है। और सदिश क्या, तो जो दिशा और परिमाण की दोनों के ऊपर निर्भर करती है वो क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। तो इसमें से जो त्वरण जो है वो भी दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता, आवेग भी दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता है, और भार भी दिशा परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए सब क्या हो गए, ये सब हो गया सदिश राशि। और जो कार्य जो है वो दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करता। भैया आप कितना जूल कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कर रहे हो, इससे हमें क्या मतलब है, आप जितना जूल कार्य कर रहे हो करो, तो ये क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो परिमाण सिर्फ किस में होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि में सिर्फ क्या होगा, तो सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो इसमें अदिश राशि कौन है, तो देखिए इसमें पहले ही कार्य जो है ऑप्शन नंबर सी में सेम क्वेश्चन है लगभग, तो कार्य मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि, यानी कि इसका डायरेक्ट इसको हम मारेंगे क्या, इसका आंसर क्या क्लिक करेंगे, कार्य करेंगे। संवेग क्या है, ऊपर में भी संवेग है, नहीं है, आवेग है ऊपर में। संवेग क्या है, तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। क्यों? तो संवेग जो है वो दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता है। विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि ये जो है दोनों के ऊपर निर्भर करता है। और बल जो है ये भी दोनों के ऊपर, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कण ए और बी के विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा है जो समय अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री तथा
30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण बनाती है तो इसको बेगों का अनुपात क्या होगा। ऐसे आप गति में पढ़े होंगे, ऐसे मैंने गति पढ़ा नहीं है पूरी तरह से, गति में आप पढ़े होंगे कि अगर विस्थापन इस तरफ अगर विस्थापन हो और इस तरफ समय हो तो विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ का जो ढलान होता है वो क्या, वेग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वेग को। और यहाँ पर ये जो ढलान है कहीं ना कहीं समय से थीटा डिग्री पर है, तो ये जो थीटा है यहाँ पर tan थीटा का मान जो होता है वो किस चीज़ को बताता है, वेग को बताता है। तो अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का मान निकाल देंगे तो हमें वेग, ए का वेग और बी का वेग हमें मिल जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि ए का वेग बटा वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि बी का वेग बराबर क्या लिखेंगे, tan कितना दिया हुआ है, tan 30 बटा क्या लिखेंगे, tan 60। यही है ना, 30 और 60 है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से कितना कितना है। हाँ 30 और 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि tan 30 बटा tan 60। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है √3/2 और tan 60 कितना होता है, तो 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2 गुने 2/1। तो 2 से 2 कट गया तो √3 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.732/1। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन देता है, 1.732:1 देता है। देखिए पहला ऑप्शन 1:2 ये तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन 1:1.732 ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है 1:732 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, वो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 20 न्यूटन का बल जो है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो भैया हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला कार्य बराबर लिखते हैं F(s cos थीटा), जहाँ पर F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन, और cos थीटा क्या है, तो cos थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब हमें यही cos थीटा पूछ रहा है तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे, cos थीटा बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन F.s। अब F गुने S और कार्य वर्क का वैल्यू, कार्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है, बल कितना दिया हुआ है, 20 जूल, और विस्थापन 2 मीटर। तो यहाँ पे सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो कार्य के पास में कितना लिख देंगे, 20 जूल लिख देंगे, बल के पास में भी लिख देंगे 20 गुने विस्थापन लिख देंगे 2। तो यहाँ से 20 से 20 मर गया तो बच गया 1/2, यानी कि cos थीटा बराबर कितना आ गया, तो आ गया 1/2। और cos 1/2 कितना, cos 1/2 यानी कि cos 60 डिग्री की बात हो रही है। cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ए यानी कि 60 डिग्री। और जब हम आपको बतलाएंगे क्या, जब आपको हम गति पढ़ाएंगे तो और फिर इसके बाद फिर जब कार्य ऊर्जा ये सब पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी समय आलेख की ढाल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। दूरी और समय का जो ढाल जो है, इस ढाल को, ये ढाल जो है बच्चों वो चाल को प्रदर्शित करता है। जब गति में जब आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ये क्या है, ये चाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाती है। 20 सेकंड बाद 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। आइए एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए इसकी थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा देते हैं। चलिए एक वर्ग है बच्चों, ये लीजिए, ये हो गया एक वर्गाकार खेत। इसकी भुजा दी हुई है 10 मीटर। अब इस पे एक किसान जो है, मान लें कि यहाँ से चलना, इसकी A B C और D, मान लेते हैं कि वो B से चलना शुरू किया है। वो एक चक्कर कितना में लगाएगी,
140 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी, सबसे पहले ये हम बात करते हैं। तो 2 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड, है ना। 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना 120 सेकंड, प्लस में 20 सेकंड और, यानी कि प्लस 20 सेकंड, तो कितना हो गया 140 सेकंड। 140 सेकंड वो चलेगा कितना, तो 140, तब यहाँ से आप ऐसा सोचिए कि जब वह 40 सेकंड में चलता है, कितना चलता है 40 सेकंड में चलता है 1 चक्कर, है ना। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1/40। तो यहाँ से निकाल देंगे कि 140 में कितना चलेगा, तो हो जाएगा कि 1/40/140, तो कट गया, तो हो जाएगा यहाँ 7/2, और 7/2 का मतलब हो गया 3.5। 3.5 का मतलब 3.5 चक्कर। अब 3.5 चक्कर का मतलब क्या है कि 3 चक्कर तो पूरी तरह से एकदम जहाँ से चलना शुरू करेगा वहीं पहुँचेगा, लेकिन आधा चक्कर में क्या होगा कि वो सीधा विपरीत दिशा यानी कि विपरीत बिंदु पर आकर खड़ा हो जाएगा, यानी कि अगर वो बी से चलना शुरू किया है तो वो डी पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होती है, तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी, यानी कि ये वर्ग का जो विकर्ण है, डायगोनल के बराबर हो जाएगा, यानी कि वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तो अभी इस वर्ग का विकर्ण क्या है वो आप निकाल लीजिए कि इस वर्ग का विकर्ण क्या हो सकता है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर दिखाते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है कि √2 गुने भुजा, और यहाँ पर भुजा आपको दिया हुआ है कितना 10, तो √2 गुने 10 कर ली, तो यहाँ से आ जाएगा 10 √2, और √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो 10 गुने 1.414, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।